नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास प्रोग्राम बड़ी खबर। मैं हूं आरती देशवाल। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो मणिपुर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाए गए हरियाणा के केंद्रीय पर्यवेक्षक। तो राजेश अग्रवाल को राज्यसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक लगाया गया है और चंडीगढ़ पहुंचेंगे सीईसी राजेश अग्रवाल। तो चुनाव आयोग का एक जो चेन है वो भी विधानसभा को देखते हुए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। इसी पेन से वोटिंग होगी और बैलेट पेपर में सबसे ऊपर अजय माकन का नाम भी शामिल है। तो चंडीगढ़ पहुंचे सीईसी राजेश अग्रवाल। और चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया स्पेशल पेन भी विधानसभा पहुंच चुका है। चुनाव आयोग का ये जो पेन है इसी से वोटिंग होनी है। और आपको बता दें कि राज्यसभा चुनावों को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अब पेन भी पहुंच चुका है जिससे वोटिंग होगी। बिल्कुल, जिस तरह से ट्रेनिंग लगातार दी जा रही थी कि कोई गलती ना हो जाए, तो वो यही है कि जिस पेन से आप सिग्नेचर करेंगे उसके पास कोई डॉट भी नहीं होना चाहिए। आप केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं जो हरियाणा के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए हैं। मणिपुर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हरियाणा के केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो राजेश अग्रवाल राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक बना दिए गए हैं और तमाम पार्टियां इस वक्त हरियाणा में अपने अपने विधायकों को ट्रेनिंग करवा रही हैं चुनाव के पैटर्न को लेकर। तो चुनाव आयोग का पेन भी विधानसभा पहुंच चुका है। पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है राज्यसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस की तरफ से अपने तमाम विधायकों को पहले ट्रेनिंग दी गई थी वोटिंग पैटर्न को लेकर और आज सत्ता पक्ष भी अपने विधायकों को पैटर्न समझा रहा है। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो देश में बायोटेक क्षेत्र के व्यापक विकास का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र में शीर्ष 10 देशों की लीग में ही जल्द ही शामिल होगा। नए भारत की इस नई छलांग में जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद की बड़ी भूमिका रही है। भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है, बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। इसके मुख्य रूप से 5 कारण हैं, जिनमें विविध आबादी, विविध जलवायु क्षेत्र, प्रतिभाशाली मानव पूंजी, पुल, व्यापार करने में आसानी की दिशा में प्रयास और जैव उत्पादों की मांग शामिल है। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं और इसी के चलते सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे और विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उनके साथ मौजूद रहे। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने यहाँ खिलाड़ियों का उत्साह देखा है। ये चौथा कार्यक्रम है जो यहाँ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। आपको बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 13 जून तक चलेंगे। पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली और शाहबाद में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा आयोजन ये जो चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। हमने इससे पहले के भी जो 3 कार्यक्रम हुए खेलो इंडिया के, उनके साथ भी जो प्रबंधक ऐसे हैं जो सब जगह जाते रहे हैं, उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा कि हरियाणा का जो ये खेल है बहुत अच्छे वातावरण में हो रहा है। इधर उमा भारती ने नुपुर शर्मा पर हुए कार्रवाई को सही बताया है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की है और साथ ही यूपी के हालात पर भी चिंता उमा भारती ने जताई है। नुपुर शर्मा पर पार्टी द्वारा की गई कार्रवाई पर उमा भारती ने कहा कि नुपुर ने जो भूल की, पार्टी की जो लाइन और नीति होती है, प्रवक्ता उससे बाहर नहीं जा सकता। हमारी पार्टी कभी भी किसी के लिए नफरत भरी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्रता नहीं देती और उसके कारण पार्टी ने जो उस पर कार्रवाई की वो उचित है। उमा भारती ने कहा कि नुपुर ने माफी मांग ली है।
उसने जो कहा है वो गलत था, लेकिन इसके लिए उसे भेड़ियों के झुंड की तरह नहीं फेंक सकते। उमा भारती ने बीजेपी नेताओं को सलाह दी है कि जहरीले बयानों से पार्टी की मेहनत पर कूड़ा ना फेंके। नुपुर शर्मा के बयान पर अरब देशों में जो रिएक्शंस सामने आए हैं, उस पर उमा भारती ने कहा कि अरब देशों की जो प्रतिक्रिया है उसे संभालने का काम हमारी केंद्र सरकार भलीभांति कर रही है। उमा भारती ने कहा कि यूपी चुनाव के समय जिस तरह जाति, धर्म, नफरत, गाली गलौज और हिंसा मुख्य मुद्दा बन गया था, मैं तो पहले ही चिंतित हो गई थी। उत्तर प्रदेश चुनाव के समय ये जो अचानक से जहर पैदा हुआ है, ये मोदी जी की इच्छा के विपरीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पंजाब सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति 1 जुलाई से लागू हो रही है और अगले साल 31 मार्च तक अमल में रहेगी। रिपोर्ट। पंजाब सरकार की नई आबकारी नीति के तहत पंजाब में शराब की कीमतें 40% तक कम हो जाएंगी। नई नीति 1 जुलाई से लागू होकर अगले साल 31 मार्च तक अगले 9 महीने प्रभावी रहेगी। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में चंडीगढ़ स्थित पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और नई आबकारी नीति पर मुहर लगाई गई। तो वहीं सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि नई आबकारी नीति में अवैध तस्करी पर निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोका जा सके। तो वहीं सरकार ने नई नीति से वित्तीय साल 2022-23 के दौरान 9,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं पंजाब में बनने वाली शराब को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी की शराब पर अब थोक कीमतों के 0.1% के बराबर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो वहीं देश में बनी शराब पर भी थोक कीमत के 1% के बराबर टैक्स लगेगा। राज्य में अब शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों के बराबर हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो 13 जून को राहुल गांधी ईडी दफ्तर जाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 9:30 बजे प्रोटेस्ट मार्च का ऐलान किया है। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक यह प्रोटेस्ट मार्च होने वाला है और सभी वर्किंग कमेटी के सदस्य, महासचिव और सचिव सांसदों को इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है। तो ईडी दफ्तर जाएंगे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, जिस तरह से ईडी ने पहले संबंध दिया और संबंध मिलने के बाद अब ये तय हो गया है कि राहुल गांधी जा रहे हैं ईडी के दफ्तर पूछताछ में शामिल होने के लिए, लेकिन इस बीच ये प्रोटेस्ट किस तरह का रहेगा? और बिल्कुल देखिए, तमाम कांग्रेसी नेताओं की बात करें तो वो यही कह रहे हैं कि गलत तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है। पर जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से जानकारी दी गई है कि वो अब ईडी दफ्तर जाएंगे और पूछताछ में सहयोग करेंगे, पर जिस तरीके से जो पार्टी महासचिव हैं, सांसदों की बात करें, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कहीं ना कहीं 9 बजे से लेकर प्रोटेस्ट करेंगे और ईडी दफ्तर तक, यानी कि कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक ये प्रोटेस्ट होगा। पर जिस तरीके से सोनिया गांधी को भी ईडी ने बुलाया था, सोनिया गांधी इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है, अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है, इसी कारण जो राहुल गांधी है वो अब ईडी से पूछताछ में शामिल होने के दफ्तर जाएंगे। जी चलिए राजा, एक तरह से देखा जाए तो सीडब्ल्यूसी की तरफ से भी ये भी कह दिया गया है कि सीडब्ल्यूसी में जो लोग हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। तो इस राहुल गांधी के अलावा और कौन कौन से दिग्गज है जो कांग्रेस की तरफ से इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल देखिए, तमाम सीनियर लीडरों की बात करें तो वो भी इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। पर जो अभी जानकारी है कांग्रेस की तरफ से, जो जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी फिलहाल कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो चलिए अमरनाथ यात्रा की बात कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कई शिविरों का दौरा किया है, जहां उन्होंने सुरक्षा को पुख्ता बनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 43 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में हाल ही में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर हर कोई परेशान है। वहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाते नजर आ रही है। इसी क्रम में बुधवार के दिन जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई शिविरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों के साथ अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने अखरोट फैक्ट्री, कांजीगुड, रामबन में
प्लम्बर और FC मीर बाजार में अमरनाथ यात्रा के बने शिविरों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने यहां पर सुरक्षा के जरूरी पुख्ता इंतजामों पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने CRPF अधिकारियों से नवयुग सुरंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत की है। जम्मू और कश्मीर के एक बयान के अनुसार DGP दिलबाग सिंह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े आसपास के इलाकों की सुरक्षा की रिपोर्ट मांगी है और इनकी सुरक्षा पुख्ता किए जाने और निगरानी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो अनूपगढ़ बठिंडा के बीच चलने वाली ट्रेन का विस्तार सिरसा तक कर दिया गया है, जिससे अब आम जनता को इसका फायदा मिलेगा और सांसद सुनीता दुग्गल ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। अनूपगढ़ बठिंडा के बीच चलने वाली ट्रेन का विस्तार सिरसा तक कर दिया है। ट्रेन 7:50 पर सिरसा से रवाना होगी और फिर बठिंडा होते हुए अनूपगढ़ पहुंचेगी। सांसद सुनीता दुग्गल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि इस ट्रेन के चलने से राजस्थान के साथ सीधी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पंजाब के बठिंडा के लिए एक और ट्रेन मिल गई है। आपको बता दें कि ये ट्रेन कालावली, रामा मंडी, सुखचैन, बारागुड़ा ठहरते हुए बठिंडा पहुंचेगी और अनूपगढ़ से दोपहर 12:30 बजे रवाना होकर 5:30 बजे बठिंडा तक आती है। अब बठिंडा से ट्रेन का रूट जो है वो सिरसा तक निर्धारित कर दिया गया है। इससे पहले सिरसा और बठिंडा के बीच यात्री गाड़ियों की कमी रही है। सांसद सुनीता दुग्गल ने पूर्व में भी अमृतसर नांदेड़ साहब का ठहराव, नरवाना स्टेशन पर जम्मू तवी जोधपुर एक्सप्रेस का ठहराव मंडी डबवाली में किया गया है। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर वर्ग के कल्याण का है। उन्होंने खुद ट्रेन की संख्या को बढ़ाए जाने को लेकर रेल मंत्री से मुलाकात की थी। खबर नूर से है। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। अब इस बारे में मनरेगा लोकपाल के पास 17 कार्यों की जांच कराने और कार्रवाई कराने की शिकायत दी गई है। अब इस पूरे मामले पर जांच शुरू हो गई है। रिपोर्ट। पुराना उपमंडल के गांव बिसरू में मनरेगा के कार्यों में हुए भ्रष्टाचार के मामले में गांव के निवर्तमान सरपंच और संबंधित अधिकारियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां पिछले दिनों गांव में मनरेगा के तहत कागजों में बनाए गए पशु कैटल शेडों में घोटाले का मामला सामने आया, वहीं अब ग्रामीणों के आरोप है कि निजी तालाब को ग्राम पंचायत में दिखाकर मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए का गबन किया गया। इसके अलावा गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन, पार्क डेवलपमेंट, नालों का निर्माण कार्य, गांव के रास्तों को केवल कागजों में दिखाकर मनरेगा योजना की राशि हड़पने के आरोप लगे हैं। में भाई हमें पता नहीं है किस लिए हुआ है। रात में आए थे ट्रैक्टर और वह रात माल डाल के चले गए। कितने ट्रैक्टर माल डाला है? यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रैक्टर आए हैं। वहीं जांच अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर संबंधित पटवारी से तालाब के बारे में जानकारी मांगी, जिसमें पाया गया कि फार्म वाला तालाब पंचायती तालाब नहीं बल्कि किसी का निजी तालाब है। उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है। इधर फतेहाबाद में नशे की ओवरडोज के चलते एक युवक की मौत हो गई। वहीं युवक का शव गाड़ी से बरामद किया गया है। पुलिस जांच कर रही है। रिपोर्ट। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी नशा युवाओं की जान का दुश्मन बन बैठा है। युवा नशे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। नशे ने युवाओं को इस तरह से जकड़ रखा है कि युवा चाहकर भी नशे को नहीं छोड़ पा रहे। अब फतेहाबाद में भी नशे के ओवरडोज से एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। युवक का शव गाड़ी में पड़ा मिला। वहीं युवक के शव के साथ कई नशीली चीजें बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि युवक अग्रवाल कॉलोनी का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवा इस कदर नशे के आदी हो चुके हैं कि वो नशे के इंजेक्शन समेत कई नशीली सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी नशे के कारोबारियों पर लगाम कसने की तमाम कोशिशें कर रहा है। जरूरत है कि नशे के सौदागरों पर लगाम कसने की कोशिश की जाए ताकि नशे के चंगुल से युवाओं को बचाया जा सके, क्योंकि युवा नशे के दलदल में जकड़कर अपनी जान गंवा रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में और भी सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यमुनानगर पुलिस ने इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। गौरतलब है कि बदमाश के साथी पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखना होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस किस किस वारदात की गुत्थी सुलझा पाती है। देख रिपोर्ट। यमुनानगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इस आरोपी पर कई संगीन मामले दर्ज है। अंशुल कंबोज उर्फ खन्ना को गिरफ्तार किया गया है। काफी समय से खन्ना फरार चल रहा था।
पुलिस ने इस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया था और अब CIE 1 ने इसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। अंशुल ने अपने साथी रादौर निवासी कुलदीप और राहुल के साथ रादौर की साहिल सेतिया को जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में रादौर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोपी कुलदीप और राहुल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अंशुल फरार चल रहा था। इसके अलावा आरोपी अंशुल ने 8 अप्रैल को सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर गोल्डी ढाबा के संचालक हरीश से रंगदारी मांगी थी। इस मामले में भी उस पर केस दर्ज हुआ था। अब देखना होगा इस गिरफ्तारी के बाद कौन कौन से मामलों में खुलासा होता है। और अब एक बड़ी खबर है, सोनीपत खरखोदा CIE को सफलता मिली है। बड़ी सफलता है ये। बदमाश को हथियारों समेत गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के पास से 3 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। अवैध पिस्तौल है ये। बहादुरगढ़ में एक युवक पर फायरिंग की गई थी कुछ दिन पहले और एक बाइक लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर पुलिस लेने वाली है। तो आरोपी के पास से 3 अवैध पिस्तौल बरामद की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और एक आरोपी पकड़ा गया जिसके पास से एक युवक पर फायरिंग करने का आरोप था और जो हथियार उसमें इस्तेमाल किए गए थे वो उसके पास से भी बरामद की गई है। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। इंतजार इस बात को लेकर हो रहा है पुलिस की तरफ से कि आरोपी को रिमांड पर लिया जाए, उससे पूछताछ हो और कई और ऐसी वारदात हैं जिनको लेकर उम्मीद है कि खुलासे होंगे। तो आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं और आरोप है कि उसने एक युवक पर फायरिंग की थी। चलिए बात कर लेते एक और बड़ी और अहम खबर की। सत्येंद्र जैन को नहीं मिली कोई राहत। यहां तक कि सोमवार तक ईडी की कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी सत्येंद्र जैन की और फिलहाल कोई राहत नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद राहत की उम्मीद थी सत्येंद्र जैन को, लेकिन राहत नहीं मिली है। हाल ही में सत्येंद्र जैन के एक दोस्त के घर पर छापा भी पड़ा था और स्वास्थ्य खराब होने का हवाला भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की कोई राहत नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है सत्येंद्र जैन की, जिस पूरे मामले पर जांच भी चल रही है और ईडी की कस्टडी को सोमवार तक के लिए अब बढ़ा दिया गया है। सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब है और अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया, लेकिन राहत नहीं मिली है। तो सत्येंद्र जैन को कोई राहत नहीं मिली, तबीयत खराब हो गई है सत्येंद्र जैन की। अब इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोमवार तक ईडी की कस्टडी में इन्हें रहना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, तबीयत खराब है इसलिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन रिमांड जो है वो सोमवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। तो कस्टडी अब सोमवार तक रहेगी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई थी। एक और बड़ी खबर, नए राष्ट्रपति की चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग आज करेंगे चुनाव कार्यक्रम घोषित और आज दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। केंद्रीय चुनाव आयोग आज चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम के लिए। आज दोपहर 3 बजे ये घोषणा होगी और राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, दोपहर 3 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद अब राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिया जाएगा केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे इसकी घोषणा हो जाएगी। तो नए राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो राज्यसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव, कुछ प्रदेशों में निकाय चुनाव भी चल रहे हैं। अब ऐसे में अब जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां अब बढ़ने लगी है। नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 3 बजे कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां तेज और आज दोपहर 3 बजे घोषणा होगी राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की। केंद्रीय चुनाव आयोग आज चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में यानी कि दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति चुनाव जो है कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग आज कार्यक्रम घोषित करेगा कुछ ही देर में। तो दोपहर 3 बजे के बाद माना जा रहा है कि पूरा जो कार्यक्रम है वो हम सबके सामने होगा, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे राष्ट्रपति चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने वाला है।
चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। तो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में सत्ता पक्ष के विधायकों की इस ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी, जेजेपी और साथ ही निर्दलीय विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल, पर्यवेक्षक गजेंद्र शेखावत सुखविला पहुंचे हैं। बिल्कुल, और इससे पहले वो पंचकुला भी पहुंचे थे, जहां पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया उन्होंने। और अभी शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस वक्त ट्रेनिंग कैंप में यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सुखविला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे हैं। कल राज्यसभा के लिए मतदान होगा, कल चुनाव होगा और इससे पहले एक ट्रेनिंग तमाम विधायकों को सत्ता पक्ष की तरफ से करवाई जाएगी वोटिंग पैटर्न को लेकर। बिल्कुल, वोटिंग पैटर्न समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक एक वोट कीमती है और यही कारण है कि कल पहला दिन था ट्रेनिंग का और आज दूसरा दिन है, यानी कि साधने की भी कोशिश एक तरह से की जा रही है इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से। और अगर हम बात कर रहे हैं हरियाणा के राज्यसभा चुनावों को लेकर क्या सरगर्मियां चल रही हैं, तो एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पूरी तरह से लामबंद है अपने तमाम विधायकों के साथ। ऐसे में माना यह जा रहा है कि निर्दलीय के खड़े होने के बाद से हरियाणा का राज्यसभा चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। रायपुर से सीधा चंडीगढ़ पहुंचेंगे कांग्रेस के सभी विधायक, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो रायपुर कांग्रेस के तमाम विधायकों को ले जाया गया था। हालांकि इस दौरान कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी रायपुर नहीं गए थे। रायपुर से आज वापसी हो रही है। कांग्रेस विधायकों की सीधे चंडीगढ़ पहुंचेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। तो चंडीगढ़ के होटल ताज में कांग्रेस के सभी विधायक रुकेंगे। कल वोटिंग होनी है और आज भी विधायकों को एक साथ रखा जाएगा, ये बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। तो कांग्रेस को लेकर शुरू से ही कहा जा रहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग का कहीं ना कहीं डर है और इसीलिए रायपुर तमाम विधायकों को ले जाया गया है। रायपुर से अब वापसी हो रही है तमाम विधायकों की और कांग्रेस की तरफ से कोई कोताही फिलहाल नहीं बरती जा रही। ताज होटल में तमाम विधायकों को रखा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। बिल्कुल, अभी और भी कई विधायक हैं जिनके अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हो पाए हैं, जैसे कि बलराज कुंडू जिनका भी स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। अभय चौटाला की भी अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, क्योंकि किस तरफ वो जाएंगे अभी तक ये तय नहीं हो सका है। अब रायपुर में तमाम विधायक थे, एक सप्ताह भर थे, अब सप्ताह भर के बाद उनकी वापसी हो रही है। तो ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ में उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है। अब इनेलो का क्या स्टैंड होगा, सभी की निगाहें इस पर टिकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से बयान दिया गया था, पूछा गया था कि अभय चौटाला अपना स्टैंड साफ करे। अब अभय चौटाला का स्टैंड क्या होता है ये देखना होगा। अभय चौटाला भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देने वाले हैं। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल, भड़काऊ भाषण को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अब ये दूसरा मामला देखने को सामने मिला है। तो ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज और भड़काऊ भाषण देने को लेकर यह एफआईआर दर्ज की गई है। अक्सर सुर्खियों में रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी और कई बार इस तरह के बयान देते आए जिसकी वजह से लोगों को आपत्ति रही है या हिंसा भड़क सकती है। अब दिल्ली में ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है भड़काऊ भाषण देने को लेकर। और नुपुर शर्मा केस में भी लगातार ये देखा गया कि ओवैसी की तरफ से बयान दिए गए थे। अब देखना होगा कि कौन सा वो बयान है जिसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दिल्ली में दर्ज करवा दी गई है। चलिए बात कर लेते हैं शिमला से मिल रही बड़ी खबर की। तो साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2,44,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला है। आरोपियों को राजस्थान के कनौता से गिरफ्त में लिया गया। आरोपी से क्रेडिट कार्ड और पीओएस मशीन बरामद की गई है। शिमला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी से भी अपना ओटीपी शेयर ना करें। बिल्कुल, और खबरें अभी तक के माध्यम से भी हम ये अपील कर रहे हैं कि किसी से भी अपना ओटीपी शेयर ना करें अगर कोई अननोन कॉल आते हैं तो। और बैंकिंग से जुड़ा कोई भी काम अगर आप इंटरनेट पर कर रहे हैं, अपने फोन पर कर रहे हैं, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठगी के नए नए तरीके साइबर क्राइम में देखने को मिल रहे हैं और अब साइबर ठगी का ये नया मामला जिसमें 2,44,000 की ठगी को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि इसके तार राजस्थान तक जुड़े थे, यानी कि आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। शिमला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ओटीपी अपना शेयर ना करें, नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं तो संभल कर करें। और 2,44,000 की ठगी हुई थी। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। राजस्थान से इन्हें गिरफ्तार किया गया।
अब है एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां बाटला हाउस के पास आग लगी है और इस वक्त दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है। 20 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। राहत की खबर है। तो बाटला हाउस के पास आग लगने की खबर, 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया है। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।